आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 3 मूलाधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज लगता है कि चौथा क्लास होगा इस पर मूलाधिकारों पर खूब विस्तृत अध्ययन करें। देखिए, मूलाधिकारों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पॉलिटी से जो भी प्रश्न आएंगे तो ज्यादा संभावना रहती है कि मूलाधिकारों से संबंधित प्रश्न भाग 1, भाग 2, भाग 3 इससे प्रश्न आते हैं। दूसरी चीज की एक डायरेक्ट प्रश्न या प्रत्यक्ष प्रश्न पूछने के जो दिन थे अब वो लग गए। अब जब आप बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाते हो तो आपको थोड़ा सा अंदर के संकल्पनात्मक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब चूंकि आप पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र को देखेंगे यूपीएससी बीपीएससी के, जब हम लोग इसमें पीवाईक्यू करेंगे पीवाईक्यू करेंगे तो उसमें आपको बतलाएंगे तो कैसे कैसे 1 to 1 से लेकर 100 तक के अनुच्छेद से डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मूलाधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार की और उसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या करेंगे। ये पीटी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। प्लस जो यूजीसी नीट की तैयारी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं, उसके लिए भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो एसएससी के लिए तैयारी करते हैं यूजीसी खासकर उसके लिए महत्वपूर्ण है, जहां पर कि आपको राइटिंग में जवाब देना पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल साइंस के अन्य विद्यार्थी भी उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको देखते रहे क्लासेस में एकदम कंसंट्रेट है। देखिए, भाग 3 के अंतर्गत मूलाधिकार है, इसमें अनुच्छेद 14 पर आज हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 14 पर आपने देखा है कि इसमें पढ़ा है आपने विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, यहां पर 2 तरह की चीजों को आप लोग देखेंगे, विधि के समक्ष समानता और दूसरा पॉइंट इसमें होगा विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण आज थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोगों को जाना है। विधि के समान संरक्षण, ये 2 तथ्य इसमें, इस 2 तथ्य जो मुख्य रूप से हैं, इसके साथ छिपे हुए तथ्य भी है कि स्थापित विधि इसके साथ अन्य एक छिपा हुआ तथ्य है यहाँ पर कि उचित प्रक्रिया पर आधारित विधि। उचित प्रक्रिया पर आधारित विधि, ये यहाँ पर चीजें हैं कि जिसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, विधि के समक्ष समानता, ये पहला इसका उपवाक्य, पहला क्लोज है इसका। विधि के समक्ष समानता का जो उपबंध भारतीय संविधान में लिया गया है वो हमने इंग्लैंड से लिया, ब्रिटेन की परंपरा से लिया। इस पर आप लोगों ने पढ़ा है कि मैग्ना कार्टा जो 1215 ईस्वी वाली है तो उसमें सबसे पहली बार साबित हुआ था कि विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए। वैसे मैग्ना कार्टा से कई चीजें आई है, हैबियस कॉर्पस भी वहीं से आया है और पहली बार कानून की संप्रभुता की चीजें जो आई है वहां पर मैग्ना कार्टा से आई है। बाद में उसको ऑस्टिन ने प्रोपेगेंडित किया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि विधि के समक्ष समानता अगर आपसे पूछा जाए, यह जवाब देंगे कि ब्रिटेन से आया है। इसको आप लोगों को समझना है। अब यहाँ पर देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। देखिए, इसका एक स्पष्ट मीनिंग है रूल ऑफ लॉ, मतलब कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में कानून से ऊपर नहीं है, यह ध्यान रखना। मतलब भारत की धरती पर जितने भी कानून हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, सभी व्यक्तियों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं जिससे कुछ पदाधिकारियों को या कुछ पदधारकों को छूट मिली हुई है, इसको भी आप लोगों को समझना है। ऐसे पदधारक जो भारतवर्ष में है वो मुख्यतः 3 है। सबसे पहले हैं राष्ट्रपति, दूसरे हैं राज्यपाल और तीसरे हैं विदेशी जो राष्ट्रों के प्रतिनिधि भारतवर्ष में हैं। विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जहां पर विशेष प्रकार की असमानता आपको देखने को मिल सकती है। राष्ट्रपति के संदर्भ में, राज्यपाल के संदर्भ में और भारत में जो रहने वाले विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि हैं, मतलब उच्चायुक्त तो कुछ देशों के होंगे या राजदूत होंगे, वहां पर अनुच्छेद 361 इस चीज की स्पष्ट व्याख्या करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि विधि के समक्ष समानता क्या भारत के सभी नागरिकों पर अक्षरशः है? तो आप स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि संवैधानिक विधि की समक्ष समानता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही उनको विशिष्ट प्रकार की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट पदधारकों को एक असमानता कर दिया जाता है, सुपरियरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो संवैधानिक विधि के समक्ष समानता नागरिकों को प्राप्त है। निष्कर्ष, अब राष्ट्रपति और राज्यपाल ऐसे पदधारक होते हैं इनको विशिष्ट प्रकार की डेकोरम को, विशिष्ट प्रकार के प्रोटोकॉल को मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए अनिवार्य रूप से उसको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अब यहां पर देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ को समझ चुके, विधि के समक्ष समानता को आप समझ गए, तो विधि के समान संरक्षण क्या है इसको समझेंगे। विधि के समान संरक्षण इसको समझना है। विधि के समान संरक्षण जो शब्दावली है वो हमने अमेरिका से लिया है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब अनुच्छेद 14 के अधीन जो चीजें आएंगे तो वहां पर देखेंगे आप विधि के समक्ष समानता भी है, यह हमने ब्रिटेन से लिया है, इंग्लैंड। अगर आप देखेंगे विधि के समान संरक्षण है तो यह हमने अमेरिका से लिया है, विधि के समान संरक्षण। और विधि के समान संरक्षण को जरा आप विस्तृत अर्थ में देखेंगे, विधि के समान संरक्षण को, तो विधि के समान संरक्षण का अभिप्राय है कि जो भी विधियां होगी वो सभी व्यक्ति को एक समान रूप से संरक्षित करेंगे। मतलब किसी भी विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति को लक्षित करके नहीं बनाया जाएगा, मतलब एकल व्यक्ति को लक्षित करते हुए भारतवर्ष में कोई विधियां नहीं बनेगी, एकल व्यक्ति को लक्षित करते हुए कोई विधियां नहीं बनेगी। वैसे कई आप देखेंगे कि जब भारतवर्ष में कोटा लागू हुआ था उसके दुरुपयोग की बातें आई थी, भारतवर्ष में मकोका लागू हुआ तो उसके दुरुपयोग की बातें आई थी, और जब भारतवर्ष में कोटा समझ रहे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जब लागू हुआ था उसके दुरुपयोग की जब बातें आई थी, जब उसको निस्तारित किया गया तो सारे व्यक्ति को उससे निस्तारित कर दिया, किसी एक व्यक्ति को उससे लक्षित नहीं किया जाता। तो विधि के समान संरक्षण की जो प्रक्रिया है वो हमने अमेरिका से ली है, और यह विधि के समक्ष समानता का पूरक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये विधि के समक्ष समानता का पूरक है, विधि के समान संरक्षण, यह हमने अमेरिका से लिया। अब यहां पर दो तीन चीजों को आप लोग देखेंगे कि दो तीन चीजें और क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहला है कि हम लोग विधि किसे कहते हैं, विधि किसे कहते हैं भारतवर्ष में। मैं यहाँ पर राजनीति शास्त्र की कक्षा अगर होती तो उस पर ज्यादा डिटेल्स करता कि वहां पर विधि क्या है, कानून क्या है, नियम क्या है, लेकिन भारतवर्ष में विधि क्या है उसको देखेंगे। जो संवैधानिक विधि की बात कर रहा हूं उसको देखेंगे हम लोग। विधि का शासन जो आप लोग कहते हैं उसे क्या कहेंगे। तो विधि के शासन के अंतर्गत भारतवर्ष में तीन प्रकार की चीजों को स्वीकार किया गया है। जो संवैधानिक विधि है, जो संविधान में पहले से है उस प्रकार की विधि है, और यह भी ध्यान रखना है कि संवैधानिक विधियों को व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान में जो पहले से विधियां बनाई गई है उसको संवैधानिक विधियां कहेंगे। दूसरी बात कि भारतवर्ष में संसदीय परंपरा है, तो संसद के द्वारा बनाई गई विधियां, संसद के द्वारा बनाई गई विधियां, इसको भी समझना है। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि संसद के द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र की विधि को बनाने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान दिए गए। किसी विशिष्ट क्षेत्र की विधि को बनाने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान संविधान के द्वारा दिए गए। जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ विधियों के संदर्भ में बदलाव कि आपको साधारण बहुमत से पारित करना है, कुछ विधियों के संदर्भ में आप देखेंगे कि विशेष बहुमत से पारित करना है, कुछ विधियों के संदर्भ में आप देखेंगे कि विशेष बहुमत से पारित होने का अभिप्राय के अंतर्गत राज्यों से भी पारित होना है, कुछ में गणापूर्ति की व्यवस्था करनी है। तो आप जिस क्षेत्र की विधि बना रहे हैं उस क्षेत्र की संवैधानिक विधि होनी चाहिए। तो विधि के स्थापित प्रक्रिया पर ध्यान देना है। सर्वमाननीय उच्च न्यायालय के संसद के द्वारा किसी भी जो बनाई गई विधि अगर असंवैधानिक विधियों से बनाई गई है या विधि के स्थापित प्रक्रिया के द्वारा नहीं है तो उसको अप्रासंगिक साबित कर सकता है। तो यहां पर भी ध्यान रखना है कि विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसी के आधार पर विधि का निर्माण हो, यह भी ध्यान रखना है। मतलब जो संवैधानिक विधियां बनाई गई है उस पर ही विधि का निर्माण हो, संवैधानिक विधियों के आधार पर ही विधि का निर्माण हो।
तो अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। यहाँ पर तीसरा टर्म के तौर पर आप लोगों ने देखा था कि स्थापित विधि, तो विधि की स्थापना कैसे होगी उसको भी आप लोगों ने देख लिया। तो विधि के स्थापना या विधि संवैधानिक विधि के आधार पर, संवैधानिक विधि के आधार पर या संविधान में जो वर्णित विधियां है, वर्णित विधियां या विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर जो विधि होगी उसके समान संरक्षण, इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। जो संविधान में वर्णित विधियों के आधार पर ही विधि बननी चाहिए, विधि किसी राजाज्ञा से नहीं बनेगी। विधि यहां पर संसद या संविधान प्रस्तुत होना चाहिए, केवल किसी व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं बनना चाहिए। यहां पर हमने संप्रभु संविधान की बात की है, संप्रभु सत्ता के तौर पर संविधान को पसंद किया है और संविधान की प्रभु सत्ता साबित हुई है। जब केशवानंद भारती का केस आया था तो केशवानंद भारती के मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसी संदर्भ की व्याख्या की थी। अब हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहा है, इसको भी आप लोग समझेंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो अभिव्यक्ति आपको मिलेगी, धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल, वंश, वर्ण, 1 2 3 4 5 वर्ण के आधार पर विभेद का अभाव या किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। मतलब हम धर्म के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। अब यहां पर दो चीजों को आपको समझना है कि जाति की सत्ता को संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया और धर्म की बहुलता को भी स्वीकार किया। जाति की सत्ता को भी स्वीकार किया और धर्म की सत्ता को भी स्वीकार किया, पहला पॉइंट। लेकिन उसके बाद में देखेंगे कि विभेद का अभाव है, मतलब सत्ता को, जाति की और धर्म की सत्ता को, मैं भी सिर्फ दो तथ्यों पर हूं, जाति और धर्म की सत्ता को स्वीकार किया और अंत में विभेद का अभाव बतलाया, मतलब स्वीकार से नकारा की ओर बढ़ा, मतलब नकारात्मकता की ओर। अब यहां पर समझना है कि संविधान निर्माताओं ने जाति को व्यक्तिगत रूप से छोड़ दिया, जाति को व्यक्तिगत रूप से छोड़ दिया। जाति की जो दीवारें मोटी थी उसको अत्यंत भविष्य में ऐसा उम्मीद कर लिया कि जाति की दीवारें इतनी छोटी होगी कि मानव गरिमा का किसी भी प्रकार का समझौता इस पर नहीं होगा, ऐसा अभिप्राय था। क्योंकि राज्य के लिए यह उद्देश्य बनाया गया मौलिक अधिकारों में कि राज्य किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करेगा, मतलब जाति की दीवारें प्रभावी नहीं होगी, धर्म की दीवारें प्रभावी नहीं होगी, यहां पर समझना है। अब उसके बाद एक चीज और आप लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 28, 29, 30 में अल्पसंख्यकों को संस्कृति संबंधी, शिक्षा संबंधी जो अधिकार मिले हैं वह देखेंगे जो क्या इसको सीमित करते हैं। अब अगर धर्म की अधिकार की यहां पर बात होती कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाएगा, तो फिर अल्पसंख्यकों को विशिष्ट संरक्षण क्यों, ऐसा प्रश्न आप लोगों के पास में आएगा। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने नैतिक दृष्टिकोण से इस पर क्वेश्चन किया था या नहीं किया था, ये सारे तथ्य आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अभी जब मैं बात करता हूं लिंग के आधार पर भी आपको समझना है, लिंग के आधार पर भी अंतर का अभाव रहेगा। लिंग के आधार पर एक तथ्य मैं आप लोगों को बतलाऊं कि 1951 में 1950 मान लीजिए कि हमारा संविधान लागू हुआ पूर्णतः। 1951 से हमारे देश में संसदीय परंपरा की शुरुआत होने लगी और क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा को ही अंतरिम संसद में बदल दिया गया और हाल फिलहाल में नारी बंधन अधिनियम आया है जहां पर महिलाओं के लिए सीट की बात की गई है कि उनको रिजर्वेशन मिलना है। अब आप देखेंगे कि 48% लगभग में हमारे देश में महिलाएं हैं और संविधान के लागू होने के लगभग में 70 वर्षों के बाद तक
उनको हम 33% या 30% सीट देने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। यह संविधान की जो आकांक्षा थी उसके साथ एक क्रूर मजाक था। आप संविधान या संसद से आप इस अधिनियम को पारित करवाने का उद्देश्य क्या है कि आप 51 वर्षों में या 70 वर्षों में या जो भी कालखंड हो उस कालखंड में आप मूलाधिकार लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाए, या तो आपके पास में जो क्रियान्वयन की समस्या थी। आपके पास संविधान आपका बहुत आदर्श था, संविधान आपका बहुत अच्छा था, लेकिन संविधान को प्रैक्टिकल करने वाले, संविधान को क्रियान्वित करने वाली जो शक्तियां थी वो शक्तियां ऊपर से ऊपरी मुखी जो शक्तियां थी, सामाजिक दबाव की जो शक्तियां थी वो भी प्रभावी नहीं हो पाई, और ऊपर से जो आने वाली शक्तियां थी अनुमुखी जो प्रवृत्तियां थी वो भी प्रभावी नहीं हो पाई। ये हमारी जीत नहीं थी कि हमने एक नारी बंधन अधिनियम पारित किया। ये 70 वर्षों की हमारी असफलता का सूचक था, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह हमारी संविधान की समस्या नहीं थी, संविधान को लागू करने वाले जो लोग थे उसकी समस्या थी। यहाँ पर एक संदर्भ बहुत अच्छा आता है कि संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे के आर नारायणन। दलित समुदाय से आने वाले पहले राष्ट्रपति थे देश के, बहुत प्रबुद्ध, बहुत ज्यादा बहुत बड़े विद्वान राष्ट्रपति थे, दलित समाज से आने वाले थे। अब यहाँ पर देखेंगे दो चीजों को। तो संविधान समीक्षा आयोग की स्थापना की गई थी कि संविधान में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो वहां पर हमारे राष्ट्रपति ने संसद में कहा था, यह महत्वपूर्ण उक्ति है कि आज समीक्षा इस बात को करने की भी आवश्यकता है कि संविधान को लागू करने में, अक्षरशः लागू करने में, उन आदर्शों को स्वीकार करने में हम कहां तक असफल रह गए। समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि हम कहां तक असफल रह गए, क्यों असफल रह गए। तो आज भी जो हमारी राजनीति है वो कुछ बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हमारी राजनीति में आज भी जो उस उच्च आदर्श का अभाव पाया जाता है, ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। संविधान हमारा महान है, संविधान की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमें अपने संवैधानिक अधिकारों को समझना होगा, मूलाधिकारों को भी समझना होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इन तथ्यों को भी समझना होगा कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो किस संदर्भ में जा रही है, हमारी व्यवस्थाओं को कहां जाना चाहिए। हम इस पर भले ही पीठ थपथपाले कि नारी बंधन अधिनियम आया, निश्चित रूप से आना भी चाहिए, लेकिन हमको इसमें एक छिपी हुई और सफलता को भी देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर कि हम लोगों को देखने की जरूरत है, और यह सिर्फ एक आदमी के प्रयास से नहीं होगा, सारे लोगों के प्रयास से होगा। अब मैं जाति धर्म की बात कर रहा हूं, तो धर्म जो अल्पसंख्यकों को मिल रहा है, अल्पसंख्यकों को विशिष्ट क्या इसके विरोधी है, ये क्वेश्चन आपके सामने में आना चाहिए। देखिए, अल्पसंख्यकों को जो धर्म संबंधी अधिकार मिले इस बहुलवादी देश में, जहां पर बहुलता अलग है, वो एक विशिष्ट संरक्षण है। उनके धार्मिक दृष्टिकोण से, उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पलायन ना हो, वो अस्तित्व में बने रहे, उनके लिए विशिष्ट प्रावधान है। ये भारत की बहुलता की जीत है, न कि भारत के किसी एक धर्म विशेष की जीत है। ये भारत सरकार, ये भारत जो राज्य है उसका ये उस अल्पसंख्यक समूह से वादा है। वह अल्पसंख्यक समूह को एक संभावित सुरक्षा चक्र है कि आपकी संस्कृति, आप उसमें प्रचार प्रसार करें, आपकी संस्कृति में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा। यह भारत की बहुलता को बढ़ाता है, भारत की विविधता को बढ़ाता है, और भारत की जो समावेशी विचारधारा है उसको बढ़ाता है। तो आप उस अनुच्छेद के अंतर्गत 28 से लेकर 30 तक जो हमारे प्रावधान है, तो वहां तक के प्रावधान को आप इस अनुच्छेद 15 के विरोधी के रूप में ना देखें, उसकी व्याख्या के रूप में भी ना देखें। वो उनके वो संरक्षण का जो उनका अधिकार है, संस्कृति पल्लवन का जो उनका अधिकार है, अस्तित्ववान रहने का उनका जो अधिकार है, उसके पूरक के रूप में उसको देखें। और जब अनुच्छेद 14-15 की बात होती है तो यहां पर धर्म संबंधी जो प्रावधान है वो अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण बन जाते हैं, अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण बन जाते हैं।